नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएम न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की रैलियों का दौर जारी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के बाद आज हरियाणा में ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। हालांकि यहां की रैली में पंजाब जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि खट्टर सरकार ने साफ कहा है कि बड़े जुलूस की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसी को भी माहौल खराब करने या फिर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कांग्रेस नेता राज्य में कुछ लोगों के साथ आ सकते हैं। वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल विज का कहना था कि वो राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों किसानों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए 3 दिवसीय खेती बचाओ यात्रा कर रहे हैं। आज इसका आखिरी दिन है। पंजाब से शुरू हुए आंदोलन के तहत राहुल गांधी मंगलवार को पेहवा की तरफ से होते हुए किसानों के साथ देवीगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करेंगे। और इस पर अब स्थिति साफ हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की रैली को लेकर कहा था कि रैली को, जुलूस को हरियाणा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी आए तो फिर अकेले आए, किसी भी राजनीति के चलते प्रदेश का माहौल खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। और अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बात साफ कह दी है कि राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन बड़े जुलूस की इजाजत नहीं है। यानी कि राहुल गांधी कुछ नेताओं के साथ में हरियाणा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो सीएम की इस बात पर कितना खरा उतरते हैं और कितनी इस बात को मानते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार कृषि कानूनों के विरोध में 3 दिवसीय रैली पंजाब में कर रहे हैं और आज रैली का आखिरी दिन है, जिसके तहत आज हरियाणा में राहुल गांधी जाएंगे और जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में विशाल रैली करने वाले हैं। लेकिन रैली को लेकर हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया है कि इस तरीके की रैली नहीं की जाएगी। राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन कुछ ही नेताओं के साथ में। इस पर भी अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं उसमें झड़प देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां पर कांग्रेस महारैली कर रही है कृषि कानूनों के विरोध में, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया है कि इस तरीके की रैली हरियाणा में नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके से किसी को भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं होगी, जिसको लेकर हो सकता है कि माहौल बिगड़ता हुआ दिखे। एक तरफ जहां पर कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, क्योंकि जब से कृषि बिल लेकर आए थे तभी से पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और जब ये बिल कानून बन गए उसके बाद से सरकार यानी कि लगातार वो यही समझाती नजर आई केंद्र सरकार की ये बिल या फिर ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसानों के हित में है। लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और लगातार किसानों के हित में इन बिलों को नहीं समझ रहा है और लगातार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और पंजाब में तो पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब ये कृषि बिल शुरुआत में ही जब लोकसभा में पास हुए थे उसके बाद से काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद से विधानसभा में भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद जब ये बिल कानून बन गए उसके बाद से तो पंजाब और हरियाणा में कई जगह पर किसानों ने प्रदर्शन किया और इसके साथ में कई विपक्षी पार्टियां भी आ गईं। और इस पर जो भी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं उस पर किसानों का ये कहना है, किसानों के संगठनों का ये कहना है कि किसानों पर राजनीति ना की जाए। और इसी के साथ में राहुल गांधी जिस तरीके से पंजाब में अपनी रैलियां कर रहे हैं उसको लेकर भी किसानों ने ये कहा है कि अगर राहुल गांधी को विरोध ही करना था तो फिर वो दिल्ली में करते। जब ये कृषि बिल जब विधानसभा में पास पेश किए गए थे उस वक्त राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे। हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने साजिश का दावा किया था। इस दावे के बाद एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं और हाथरस आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों हाथरस जा रहे थे। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। दरअसल मथुरा में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
इस दौरान से चारों दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी से चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे। इनमें एक मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन चारों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चारों लोगों का संबंध पीएफआई और सीएफआई से बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यूपी से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से हाथरस केस को लेकर अब ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पर जानबूझकर जो है दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगा भड़काने की, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो प्लान है वो सक्सेसफुल भी हो जाता अगर कहीं ना यूपी पुलिस की नजर इस पे ना पड़ती। एक वेबसाइट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इन मैसेजेस को वायरल किया गया, लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया, और पूरा एक पुलिस के हाथ में एक ऐसे कागज लगे हैं जिसमें ये तक लिखा है कि क्या पहन के आना है कि आपको जी पुनीत, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। अब आगे उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ चल रही है। मथुरा हाथरस में कई एफआईआर दर्ज हुई है। पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है इसमें, क्योंकि सीएए-एनआरसी का जो भी उपद्रव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का एक बहुत बड़ा हाथ था, और बाद में पीएफआई के कई ऐसे कार्यकर्ता पकड़े गए थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। सीधे तौर पे उनसे पूछताछ जारी है। यूपी पुलिस की कई ऐसी टीमें हैं जो पूछताछ कर रही हैं, और कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास हो रहा है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि जिस तरीके से 14 तारीख को ये घटना होती है और 15 को आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उसके बाद इतना हो हल्ला मचा है और सोशल मीडिया को सहारा बनाया गया है। लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज दिए गए, मैसेंजर पे मैसेज दिए गए। अब कहीं ना कहीं पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ करके आरोपियों तक एक वेबसाइट की भी बात सामने आई कि एक वेबसाइट है जिस पर इस तरीके के आपत्तिजनक जो पोस्ट किए गए हैं, जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। और ऐसा भी है कि बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर, जिस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे, उसी तर्ज पर हाथरस में भी दंगे भड़काने की जो है साजिश रची जा रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक वेबसाइट की बात सामने आ रही है, हालांकि अभी जो वेबसाइट का पोर्ट है उसके माध्यम से पता किया जा रहा है कि वेबसाइट कहां से चल रही थी। इसके अलावा कई ऐसी मेल आईडी यूपी पुलिस के हाथ लगी हैं जिनसे लोगों की मेल आईडी पर मेल किए जा रहे थे। सोशल मीडिया का बहुत सहारा इसमें लिया गया, और जिस तरीके से कई लोग इसमें इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बनाना था और दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग थी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता भी ये प्लान नजर आ रहा था, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ एक ऐसी वेबसाइट लगी जिसके बाद में जब जांच शुरू करी गई तो सीधे तौर पर यह साफ हो गया कि सरकार गिराने को लेकर के और दंगा कराने को लेकर के उपद्रवी इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। एक पत्रकार और साथ में एक राजनेता पर भी इस तरीके के आरोप लगे, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जा रही है। उनके अभी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन दोनों पर जो है कार्रवाई की गई है, उन पर दंगा भड़काने की जो भी आरोप लगे हैं, उसके बारे में अभी क्या जांच आगे की जा रही है? क्या इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं? क्या सच में योगी सरकार के गिराने की ये जो साजिश थी? देखिए, सीधे तौर पे जो राजनेता हैं उनके ऊपर एक तो वहां जो धारा 144 लागू है और वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे, एक मुकदमा वो दर्ज हुआ। दूसरा, जिस तरीके का उन्होंने वहां पीड़िता के घर से उन्मादी भाषण दिया था, उसको लेकर के भी मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही एक पत्रकार जो जबरन पीड़िता के पिता से एक ऐसा सवाल पूछ रहा था जिससे दंगा भड़क सकता था, जिससे जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो खासा गुस्सा हो सकते थे, यानी कि जातिवाद कुछ ऐसा प्रश्न था। पुलिस ने अभी इसको हालांकि क्लियर नहीं किया है, लेकिन मुकदमा पत्रकार के ऊपर दर्ज हो गया है। जी तो पुनीत, जिस तरीके से इसमें अब नई नई बातें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ यही है कि जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, वो स्पष्ट जांच चाहते हैं। सीबीआई को लेकर भी वो कहना है कि नहीं, वो पूरी तरीके से जो है सरकार के पक्ष में, इसलिए वो सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते। देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं पीड़िता के परिजन जिस तरीके से सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से वो सीबीआई जांच को मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और प्रशासन के ऊपर से उनका भरोसा उठा है। हालांकि उनकी जो मांग है वो हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो ये जांच करे, लेकिन सीधे तौर पे सरकार विपक्षियों को शांत करने के लिए, और दूसरा सीधे तौर पे जिस तरीके से इसको एक उपद्रव का रूप देने का प्रयास हो रहा था, उसको रोकने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश करी गई है और जल्द ही सीबीआई इस केस को अपने हैंडओवर लेगी। जी पुनीत, लगातार पुलिस ने ये भी दावा किया है कि जिस तरीके से जो भी वहां पर दंगे भड़काए गए थे वो पिछले कई टाइम से चल रहे थे। हाथरस की घटना ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है जो जरिया बन चुकी थी दंगा भड़काने का, ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी।
देखिए सीधे तौर पर पुलिस के हाथ जिस तरीके के सबूत लगे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था और वो धरना प्रदर्शन हिंसक हो गया था, काफी गाड़ियां फूकी गई थी, लोगों के घर जलाए गए थे। जब उसकी जांच पुलिस ने शुरू करी तो सामने आया कि कुछ उपद्रवी प्रदर्शनकारियों के में भीड़ के रूप में मौजूद थे, उन्होंने इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होने के मैसेज चल रहे थे। उसके बाद जितने भी यूपी में कुछ इशू हुए हैं उनको दंगा देने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस की जो साइबर सेल टीम है उसने इस तरीके के मैसेज जब पकड़े और कार्रवाई करी है तो कहीं ना कहीं दंगों को रोकने में कामयाब हुई है। लेकिन हाथरस एक ऐसा मैटर था, मथुरा से बताया जा रहा है कि पूरा ये प्लान किया गया था। मथुरा, आगरा, आसपास के लोग हैं कुछ ऐसे उपद्रवी जो फंडिंग हुई है इसमें बहुत मजबूत और उसके बाद में इस काम को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब जांच चल रही है, कई जो जनपद है वो इसकी जद में है, आगरा, मेरठ, मथुरा, कई जगह पे एफआईआर दर्ज हुई है और कई जगह पे जांच चल रही है और सीधे तौर पर जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है। जी पुनीत, जिस तरीके से जो आतंकी जब कभी भी हमला करते हैं, आतंकी किसी भी घटना को अंजाम देते हैं, उपद्रव मचाते हैं, तब तो उनको समझ में आता है कि उनको फंडिंग जो है वो आतंकवादी संगठन करते हैं, लेकिन जो उपद्रवी अपने देश में ही मौजूद हैं उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए सीधे तौर पर सरकार इसी बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, जिस तरीके से प्रदर्शन शांति मार्च के लिए बुलाया जाता था, फिर उग्र प्रदर्शन करने की पूरी संभावनाएं थी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उड़ीसा, कई अन्य राज्यों में भी सीधे तौर पे हाथरस की घटना को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था और पूरा प्लान था कि इस प्रदर्शन को हिंसक किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश का नाम कहीं और बदनाम किया जा सके। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए सरकार उनको जो प्रयास कर रही है, उनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, जो उन्होंने अवैध संपत्ति बना के रखी उसको तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार इस कड़ी को भी जोड़ करके देख रही है कि आखिर इन लोगों के माध्यम से तो किसी तरह की फंडिंग नहीं करेगी। हालांकि जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो सिर्फ प्यादे मात्र है, असली शतरंज का जो खिलाड़ी है वो कोई और है। लगातार पुलिस इस बात का प्रयास कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कुछ ऐसे नाम खुल करके सामने आएंगे जिनकी इसमें मुख्य भूमिका रही है। जी पुनीत, जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जब हाथरस में गए हुए थे, हाथरस में जो पीड़िता का गांव है उसके बाहर काफी ज्यादा बैरिकेडिंग है, ज्यादातर लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया था कि कितनी सारे जो है पार्टियों के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, बड़ी संख्या में मौजूद थे और उनका भी कहीं ना कहीं पुलिस की वो बात नहीं मान रहे थे। बहुत जिस तरीके से वीडियोस आए थे सामने, मीडिया वहां पर मौजूद था, जिस तरीके से उनका रुख था वो साफ तौर पर यही था कि अभी अभी दंगे होते हैं। तो जिस तरीके से ये जो जितनी भी पार्टियों के जो कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करते हैं उस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए कल उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से पूछे गए सवाल में इस बात का जवाब दिया था कि धारा 144 लागू होने के चलते विपक्षी दलों के नेताओं को केवल 5 लोगों को जाने की परमिशन है, लेकिन जिस तरीके से नेता वहां पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में सैकड़ों हजारों की संख्या में, पुलिस जब उनके समर्थकों को रोकने का प्रयास करती है तो जबरन गांव के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में झड़प भी हुई है, हल्का बल भी उन्होंने प्रयोग किया है जिससे वो प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों को भी ये समझना होगा कि डेलीगेंस का मिलना जाना गलत नहीं है। 5 लोग जाए, नियम को फॉलो करें और नियम को फॉलो करते हुए वहां लोगों से मिल करके आए, लेकिन ऐसे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला ले जाकर के वहां पर पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर चैलेंज करना, क्योंकि धारा 144 लागू है। उसके बाद वो जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी पुनीत, ये भी है कि पुलिस भी मजबूर है, पुलिस भी मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अगर कोई भी एक्शन लेती है तो उन पर उल्टा जो है सवाल खड़े हो जाते हैं, पुलिस को ही गलत बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो सरकारी पार्टियां हैं उनको भी तो पालन करना ही चाहिए, उनको भी सोचना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रालोद के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन सीधे तौर पर जब पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि 5 लोग केवल मिलने जा सकते हैं तो उसका आखिर उनको पालन करना होगा। धारा 144 का क्या मतलब होता है ये एक राजनेता से बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों हजारों के समर्थक लेकर के सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के जाने का क्या मतलब है? आप पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं या फिर उस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? सीधे तौर पर साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो समर्थक हंगामा करते हैं और बात लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवीनीकरण के विरोध में यूपी में करीब 15 लाख बिजली कर्मियों का बहिष्कार जारी है। बिजली कर्मियों के प्रदर्शन के चलते सोमवार को पूरे प्रदेश में करोड़ों लोगों को बिजली समस्या से जूझना पड़ा। प्रदर्शन के चलते डिप्टी सीएम से लेकर ऊर्जा मंत्री और विधायक के घरों की बिजली भी गुल हो गई। बिजली कर्मियों के पहले दिन कार्य बहिष्कार के बाद पैदा हुए बिजली संकट से योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सोमवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्मचारियों के बीच जाकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर का आश्वासन दिया था, जिसके बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने का मन बना लिया था। बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सहित 3 दर्जनों से अधिक मंत्रियों और करीब 150 विधायक, विधान परिषद सदस्यों के सरकारी आवास सहित राजधानी की बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। वीवीआईपी इलाके में बिजली गुल होने से पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से लेकर शासन स्तर तक हड़कंप मच गया था, लेकिन बिजली अभियंताओं ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने से मना कर दिया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैकल्पिक स्रोत से बिजली सप्लाई बहाल हुई। पुनीत मोहन संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी, जिस तरीके से यूपी में बिजली कर्मियों की जो हड़ताल जारी है उसको लेकर अभी सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि पिछले रात को भी काफी ज्यादा जो है सप्लाई कट चुकी थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। देखिए, जिस तरीके से बिजली कर्मियों की एक मांग को लेकर के अपर अभियंता और अभियंता हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उनसे वार्ता चल रही है, लेकिन कल जिस तरीके से वो हड़ताल पर थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ 2 दर्जन मंत्रियों के घर की बिजली गुल हो गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वयं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, मोहसिन रजा सहित 2 दर्जन मंत्री हैं इसके आवास की बिजली काट दी गई थी। उसके साथ ही 60 से अधिक विधायकों व विधान परिषद सदस्यों की बिजली सप्लाई भी बाधित हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय पर भी लाइट नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम की भी बिजली गुल हो गई थी। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि जब तक ये जारी है हमारा ये प्रदर्शन, तब तक कोई भी अपर अभियंता या अभियंता काम नहीं करेगा। लेकिन संविदा के जो लोग हैं उनके माध्यम से जो महानिदेशक है उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया था कि किसी भी तरह की बिजली सप्लाई में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन कल ही ये रुकावट देखने को मिली है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी वार्ता चल रही है और जल्दी ये वार्ता सफल होगी। जी, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। सरकार को अगर निजीकरण करना ही था तो पहले उनसे अच्छे से बातचीत तो करनी थी। इसका कहीं ना कहीं नतीजा ये भी देखा जा रहा है कि वो डायरेक्टली जो भी सरकार फैसला लेती है उसका असर जिस तरीके से प्रदर्शन में सामने आता है।
देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विद्युत का निजीकरण हो रहा है उसको लेकर के अवर अभियंता और अभियंता प्रदर्शन कर रहे हैं शक्ति भवन पर, जो मुख्यालय है बिजली विभाग का। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को समझना होगा कि विभागों का निजीकरण करने से पहले सीधे तौर पर जो वहां पर कार्यरत हैं, जो उनके नेता हैं कर्मचारियों के, उनसे वार्ता करी जाए, उनको पूरी चीजें समझाई जाए, उसके बाद ही किसी तरह का कदम उठाया जाए, क्योंकि इस तरीके के तानाशाही भरे रवैये से कहीं ना कहीं नुकसान जनता को ही होता है। उत्तर प्रदेश के कल कई ऐसे इलाके हैं, स्वयं मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, वहां पर विद्युत सप्लाई बाधित रही है। इसके साथ ही यूपीएसआरटीसी यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन को भी निजीकरण करने का प्लान चल रहा है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट उठ रही है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं। ऐसे में अगर बसें रुकेंगी तो भी जनता को झेलना है। सीधे तौर पर सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो जनता के हित में हो, और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और जो कर्मचारी नेता हैं उनसे बात करते हुए ये आगे कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सवालों के घेरे में आ गई है। एम्स पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर एम्स प्रशासन ने इस मामले से किनारा कर लिया है। एम्स प्रशासन ने सोमवार शाम को आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा है कि सीबीआई ने सुशांत मामले में सीधे फॉरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मेडिकल राय मांगी थी। एम्स प्रशासन से सीबीआई ने संपर्क नहीं किया था, इसलिए मेडिकल बोर्ड भी फॉरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष ने ही गठित किया था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। कानूनी मामला होने के कारण रिपोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी सीबीआई से ली जा सकती है। और दूसरी तरफ जांच में पता चला है कि पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले सुशांत की मौत हो गई थी। इस बात पर खुलासा कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों ने किया है जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टरों ने जवाब दिया कि सुशांत की मौत उनकी पोस्टमार्टम किए जाने के वक्त से पहले करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी, और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक उनका पोस्टमार्टम 14 जून की रात करीब 11:30 बजे हुआ था। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो भी एम्स के मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों के बाद से एम्स जो अस्पताल है उसने किनारा कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहना है। जब से रिपोर्ट आई है उसे लेकर के आलोचनाएं तेज हो गई हैं, रिपोर्ट को लेकर के संदेह उठ रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार कह सकते हैं कि पूरी तरह से हावी हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टी लगातार एम्स के रिपोर्ट के जरिए जो है सीधा निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में एम्स ने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ा है और उन्होंने डॉक्टर गुप्ता के उस रिपोर्ट के ऊपर सारी बातें कहते हुए जिस तरीके से बंद लिफाफे में स्टेटमेंट देने की बात कही, ऐसे में अब इस मामले को जिस तरीके से ले जाया जा रहा है ये कहना गलत नहीं है कि जो पेच है और भी फंसता जा रहा है और भी उलझता जा रहा है। हालांकि इंतजार था कि जब एम्स की रिपोर्ट आएगी और सीबीआई जांच करेगी तो सुशांत सिंह की सुसाइड की गुत्थी किसी तरीके से सुलझेगी, लेकिन ये गुत्थी और भी उलझती जा रही है। तो मुरारी, जिस तरीके से अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है सुशांत की मौत, अब एक बार फिर से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि एम्स ने किनारा कर दिया है। उसके ही जो मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उससे उसने किनारा कर दिया है कि नहीं, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद से ये मामला किस ओर जा रहा है? देखिए, ये मामला सीधी तरीके से अगर एम्स ने इस पर हाथ ऊपर किया और जिस तरीके से है तो अभी उनको बताना भी होगा कि इसमें कौन से लोग थे, कौन डॉक्टरों की टीम थी, क्या रिपोर्ट आया हुआ था, पहले इस तरीके की बात क्यों हुई थी, स्टेटमेंट उन्होंने इस तरीके का क्यों दिया था पोस्टमार्टम को लेकर के, जो सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसे भी एक तरफ जहां देखने की बात है, वहीं सीबीआई अब इस मामले में अगर सुसाइड के एंगल से जांच करती है और उसमें कहीं कोई नया मोड़ मिलता है, आत्महत्या के पीछे की कोई सबूत, कोई तथ्य मिलते हैं तो दूसरी तरफ यह केस घूम सकती है, लेकिन अभी भी ये केस पूरी तरह से उलझा हुआ है। जी मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।